Dr. Bhutra's Clinic and Global Diagnostics presents रिश्ता दिल और दिमाग का। रिश्ता दिल और दिमाग का। हमारे दिमाग को खून हृदय के पंपिंग के कारण मिलता है। हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार ऐसे पंपिंग करता रहता है। यह पंपिंग हम लोग या तो हृदय के धबकारे या नाड़ी के रूप से महसूस करते हैं। आपको पता है, आप इस खून में से 20% खून हृदय आपके दिमाग को देता है और अपने दिमाग का काम इस खून में से जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है उससे ही चलता है। अपना दिमाग ऑक्सीजन के बिना तो कुछ मिनट भी रह नहीं सकता है। इसलिए दिल की कोई जो भी बीमारियां है उसका दिमाग पे क्या असर होता है देखते हैं। हम पहला केस देखते हैं। 75 साल की दादी माँ को लेफ़्ट साइड में लकवा होने के कारण हॉस्पिटल में दाखिल किया था। वैसे तो उनका थोड़ा वज़न ज़्यादा था, घुटने भी बहुत ख़राब थे, पर लकड़ी के साथ चलते चलते घर में अपना अपना काम तो कर ही लेते थे। उसके सिवा लास्ट 10 साल से वो एक्चुअली ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहे थे। यहाँ पे भी उनका लकवा तो वैसे जल्दी अच्छा हो गया था, पर उनका लकवा होने का कारण था एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी हृदय के धबकारे अनियमित थे। यह मैं आपको ईसीजी पे बताती हूँ। एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट बीट्स इरेगुलर होते हैं। अब आप नॉर्मल ईसीजी देखिए, यहाँ मार्किंग की हुई है, ये 2 बीट्स के बीच में का अंतर प्रैक्टिकली एक जैसा है। अब ये ईसीजी है एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट का। यहाँ पे अंतर देखिए 2 बीट्स का बीच में, ये अंतर, ये अंतर, ये अंतर, ये अंतर, ये अंतर। आप देखोगे कि काफ़ी बार अंतर बदलता गया है, यानी ये जो हार्ट बीट्स है ये इरेगुलर है। इस एट्रियल फिब्रिलेशन में धबकारे अनियमित होते हैं, तो हृदय का पंपिंग जो है वो बराबर नहीं होता। कभी कम खून आता है, कभी ज़्यादा आता है, बराबर हृदय पंपिंग नहीं करता। अब हृदय बराबर पंपिंग नहीं करेगा तो उसके अंदर थोड़ा सा जो ब्लड रहेगा उसके अंदर छोटी छोटी खून की गुठलियाँ बन जाती है। अब ये खून की गुठलियाँ जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट करता है या पंपिंग करता है, उस टाइम पे उसमें से ऊपर जाके दिमाग में अटक गई तो लकवा हो जाता है। अब इस लकवा के लिए जो हम दवाइयाँ देते हैं वो टोटली अलग है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। ये बात हमने दादी माँ के लड़के को समझाई थी। उनको बोला कि इनको एंटीकोगुलेंट देना पड़ेगा। उसने बोला मैं एस्पिरिन लेता हूँ, इनको भी एस्पिरिन चालू कर देता हूँ। मैं उनको बोला कि एस्पिरिन अलग है, एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट है, यानी जो खून के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं प्लेटलेट्स के, उनको चिपकने नहीं देते और उसके कारण लकवा रोकने में हेल्प करते हैं। पर इनका जो है वो ब्लड जमा हो जाता है या उसके अंदर जो छोटी छोटी खून की गुठलियाँ होती हैं वो पिघालने के लिए दवाइयाँ देनी है, वो एंटीकोगुलेंट है। पहले के ज़माने में जब हम एंटीकोगुलेंट देते थे, इवन अभी भी हम लोग देते हैं, तो काफ़ी बार खून का बार बार तपास करना पड़ता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। पर आजकल नसीब अच्छे हैं कि बहुत सारी नई दवाइयाँ आ गई हैं, क्योंकि उसके कारण हमारे को बार बार ब्लड चेक नहीं करना पड़ता। फिर भी अगर आप एंटीकोगुलेंट ले रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपके शरीर पे कहीं पे दाग पड़ गए ब्राउनिश कलर के या रेडिश कलर के, या आपके कहीं पे संडास में, पेशाब में या खांसी में कहीं से खून निकल रहा हो, तो तुरंत आपको दवाइयाँ बंद करनी पड़ती है। डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। कभी मार लग गया तो खून ज़्यादा जम सकता है, कभी इंजेक्शन लेने पे भी खून जम जाता है। तो कोई भी प्रोसीजर करनी है तो पहले आपको डॉक्टर ने बताना पड़े कि आप एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, वो दवाइयाँ बंद करनी पड़ती हैं। और कभी मार लग गया और इवन विदाउट रीज़न भी कभी दिमाग में भी उसके कारण हेमरेज भी हो सकता है अगर खून ज़्यादा पतला हो गया तो। हम इसमें क्या करते हैं, रूटीनली जो ब्लड रहता है उससे 2.5 टाइम्स खून ज़्यादा पतला रखते हैं कि वो खून की गुठली नहीं जमे। ये सब बात उसको बताई, पर उसको बताया कि थोड़ी बहुत प्रिकॉशन रखो, ध्यान रखो, तो आप इस दवाइयों के साथ पेशेंट को अच्छे से संभाल सकते हो। उसने बोला नहीं, ऐसे ही हमारी माँ लगा अभी लकड़ी अभी तो मालूम नहीं वॉकर के साथ चलेगी, और उसके साथ में अगर हम ये दवा दें कहीं गिर गई या कहीं हेमरेज हो गया तो लेने के देने पड़ेंगे। उससे तो अच्छा है हमारे सामने बैठे, हम खुश हैं, आप सादी दवा लिख दो। बैड लक से 6 महीने के बाद में उनको वापस लकवा हो गया। 23 साल की रानी को राइट साइड में लकवा हो गया था, उसके कारण जबान भी चली गई, इसलिए उसके ससुराल वालों ने उसको लाके एडमिट करा दिया था और उसी टाइम पे उसके पियर वालों को भी फ़ोन करा के वहाँ पे बुला लिया था।
बाद में उसके ससुराल वाले तो गायब हो गए और उसकी भाभी बार बार मेरे को पूछ रही है, रानी कब अच्छे होंगे, कब अच्छे होंगे? कि भैया बड़ा लखवा है, अभी टाइम तो लगेगा ही। तो वो बोले देखो, मैं कि उसके हस्बैंड कहाँ है, उनसे बात करती हूँ। बोले वो लोग तो वापस आए नहीं, ना आएंगे भी नहीं। मैं क्यों, क्या बात है? वो बोले कि वो बहुत नाराज़ हैं। वैसे तो रानी हमारे घर पे थी तब अच्छी थी, एक्चुअली उसको हार्ट के वॉल की तकलीफ़ शादी के पहले भी थी, बचपन से थी। हमारे को डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, हम लोगों ने कराया नहीं था, सोचा था शादी कौन करेगा। पर शादी के बाद में उसके ससुराल में बहुत तकलीफ़ देते थे, बहुत काम कराते थे, इतना काम कराते थे कि एक बार तो वो बेहोश हो गई। तो उन्होंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला वॉल की तकलीफ़ है, ऑपरेशन कराओ। मैं क्या देखो, ससुराल के काम के कारण नहीं हुआ होगा, उसके वॉल की तकलीफ़ के कारण उसको प्रॉब्लम हो रही होगी। बोला जो भी है बोले, पर अभी तो ससुराल वालों ने हाथ ऊपर कर लिए हैं। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि पर्सनली हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चे को या अपने घर पे किसी को वॉल्वुलर तकलीफ़ है या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसका बराबर इलाज करा लीजिए। फिर इस इलाज के बाद भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। चलो वॉल रिप्लेसमेंट किया है, वॉल बदली किया है या वॉल चौड़ी किया है, उसके बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि पर्टिकुलरली ये दवाइयाँ चालू रखो। कभी खून पतला करने की दवाइयाँ होती है, कभी एंटीप्लेटलेट दवा एस्पिरिन होती है। आप दवाइयाँ बंद मत कीजिए। दवाइयाँ बंद करोगे, एक वॉल की तकलीफ़ के साथ में लकवा होने के पूरे चांसेस हैं। और काफ़ी बार लकवा होने के बाद में पेशेंट को फिट्स भी चालू हो जाती है। तो आप ऐसे में अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अभी तो लकीली गवर्नमेंट के थ्रू, माँ कार्ड के थ्रू, आयुष्मान कार्ड के थ्रू आपको सब फ्री में भी ट्रीटमेंट मिलती है। सो प्लीज़ टाइमली इलाज कर लीजिए तो शायद, एंड दवा उसके बाद में की दवाइयाँ बराबर दीजिए तो आप लकवा रोक सकते हो। और हृदय के कौन सी बीमारी में लकवा होने के चांस बढ़ जाते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन, मैंने बात किया। एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट को अगर हार्ट नॉर्मल भी हो, प्रैक्टिकली नॉर्मल भी हो, सिर्फ एट्रियल फिब्रिलेशन हो तो भी एंटीकोगुलेंट देने पड़ते हैं। वॉल्वुलर हार्ट डिसीज सेम थिंग, टाइमली इलाज उसके बाद में की दवाइयाँ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार हार्ट अटैक आने के बाद भी लकवा होने के चांस बढ़ जाते हैं। एंडोकार्डाइटिस यानी हृदय के अंदर के बाजू में सूजन आने के कारण भी नेचुरल है कि वो अंदर का कवरिंग ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर खून की गुठलियाँ बन के लकवा होने का चांस बढ़ जाता है। 60 साल के लाडू बहन को उनकी डॉटर लेके आई थी। उसकी डॉटर ने बोला कि 1 साल पहले वो घर में कुछ काम करते करते गिर गई थी। हमने सोचा उम्र के कारण होगा। 6 महीने पहले ऐसे ही हुआ तो हमें यही लगा शायद घुटने विटने ख़राब है इसलिए हो गया होगा। और लास्ट महीने में तो 4-5 बार गिरी है और अभी तो लास्ट 3-4 दिन से तो बहुत बार गिर रही है, इसलिए मैं मेरे घर पे लेके आई हूँ। पर आज तो एक्चुअली गिरी थी तब हाथ पैर एकदम कड़क हो गए थे, हमें लगा उसको फिट्स आ रही है इसलिए आपके पास आए हैं। मैंने उसको चेकअप के लिए लिया। चेकअप करते वक्त ही उसको वापस बेहोश हो गई थी और बेहोश हुई थी तो थोड़े से हाथ पैर कड़क हुए थे। उसी टाइम पे मेरी हाथ उसके पल्स पे थी और उसकी पल्स बिल्कुल नहीं लग रही थी। मुझे लगा उसको कहीं कार्डियक अरेस्ट या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो और उसके अंदर धबकारे एकदम कम हो गए या प्रैक्टिकली थोड़ी सेकंड के लिए हार्ट बंद हो गया हो। इसके लिए तो उसका ये बेहोशी का अटैक नहीं है ना। तो मैंने उनको बताया कि भाई मुझे तो ऐसे लगता है कि इसको दिमाग का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट के कारण ही प्रॉब्लम हो रही है और वो भी हार्ट बंद हो रहा है, जिसे हम लोग कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होके काफ़ी बार हार्ट का जो अरेस्ट का पार्ट है वो ज़्यादा देर रहता है इसलिए होता हो, उनको पेसमेकर बिठाना पड़ेगा। तो उसकी लड़की बोली नहीं बोले पहले आप कंफर्म करो। तो उनको बोला एडमिट करा दो। देखो एडमिट करने के बाद भी 2-3 एपिसोड जो भी आए थे, हर बार जब भी वो बेहोश हुई थी प्रैक्टिकली उसका हार्ट रेट 2-3 के आसपास, 4-5 ऐसे तो बहुत कम हो गया था। नेचुरली पेसमेकर करने के बाद में वो पूरी अच्छी हो गई थी। 25 साल का राजेश यूएस जाने की तैयारी में कंप्यूटर के साथ में बैठा हुआ था, साथ में बहन भी थी। बहन में देखा कि अचानक वो 10-15-20 सेकंड शायद हो सकता कि बेहोश जैसे हो गया है, रिस्पांस नहीं दे रहा है, इसलिए वो लोग तुरंत ही इधर आ गए थे। वैसे तो उसका हार्ट का चेकअप, दिमाग का चेकअप सभी नॉर्मल थे। फिर उसको पूछा कि भाई तू याद करके बता, तेरे को पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई है क्या? उसने बोला हाँ, बोले मेरे को 2-3 बार ऐसी प्रॉब्लम हुई थी और अभी तो ये महीने में ये तीसरी बार है। उसके होने के पहले मुझे थोड़ा सा धप जैसे लगता, घबराहट जैसी लगती है और फिर एकदम कुछ अजीब सा लगता है, अंधेरा सा लगता है और बाद में एक्चुअली मैं बेहोश तो कभी होता हूँ कभी नहीं भी होता हूँ। बेहोश हुआ तो 5-10 सेकंड के लिए, तो ऐसे लगा कि उसके हार्ट के धबकारे में कोई प्रॉब्लम हो रही है।
अपने हार्ट को क्या है, एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, एक साइनस नोड बोलते हैं, वहाँ से जो करंट निकलता है वो बहुत अच्छी तरह से पूरे हार्ट को सप्लाई होता है। पर इसके केस में ऐसे लग रहा था उसके नॉर्मल पाथवे के सिवा वो जो करंट है वो दूसरे एबरेंट पाथवे से जा रहा है, यानी अलग पाथवे से जा रहा है। और वो अलग पाथवे से जाने के कारण, अलग रास्ते से जाने के कारण वो कभी कभी बीच में उसके धबकारे एकदम फास्ट हो जाते हैं और कभी इतने ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं कि वो बेहोश होके या नीचे गिर रहा है एकदम, प्रैक्टिकली बीपी बहुत कम होके बोलो या ये होके। सो उसको आगे तपास में भेजा, उसमें उसका एबरेंट पाथवे यानी वो एक्स्ट्रा पाथवे निकला था, वो कट करने के बाद में वो अच्छा हो गया था। तो दिल की बीमारी के कारण काफ़ी बार अपने को चक्कर सा लगता है, अंधेरा सा लगता है, चक्कर से ज़्यादा अंधेरा सा लगता है, गिरूंगा लगता है, कभी बेहोश हो जाते हो, कभी इवन फिट्स भी आ जाती है। उसके इम्पॉर्टेंट कारण है, एक मैंने आपको वो एबरेंट पाथवे का बताया था जिसका ऑपरेशन किया गया था, हार्ट ब्लॉक का भी आपको बताया था जिसके अंदर पेस मेकर बिठाया हुआ था। काफ़ी बार क्या हो जाता है, पेशेंट की बीपी की दवाइयाँ चलती रहती है, बीपी की दवाइयाँ ऐसे तो कंट्रोल में रहता है पेशेंट का, फिर काफ़ी बार पेशेंट रात भर सो के उठता है, एकदम खड़ा होता है तो बीपी डाउन हो जाता है, तो उसके कारण भी उनको अंधेरा सा होता है। कभी बहुत ज़्यादा बीपी डाउन हो गया, जैसे अपन लोगों ने मिक्चुरेशन सिंकोपी या बाकी सिंकोपी सब वर्टिगो पार्ट 2 में देखे हैं, तो उन सब में भी चक्कर सा लगता है, अंधेरा सा लगता है, कभी बेहोश भी हो जाते हैं और कभी उसमें वो ऐसे पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करेगा तो फिट्स भी आ सकती हैं। और लास्ट लिपिड सबसे इम्पॉर्टेंट, कार्डियक अरेस्ट। कभी कभी कोई हार्ट का पेशेंट हो और विदाउट ही हार्ट का पेशेंट, उसको कभी हार्ट अटैक घर पे आ गया तो उस टाइम पे वो आपको टाइम मिलता है, पेन हो रहा है, चलो आप पेशेंट को हॉस्पिटल में ला रहे हो, इलाज हो जाता है, अच्छा हो जाता है। पर कभी कभी एकदम हार्ट बंद पड़ जाता है, या एक हार्ट के धक्के बहुत कम हो तो आप उस पेशेंट को उसके घर से हॉस्पिटल तक लाओगे। समझो आपका घर 5वें माले पे है, 5वें माले से पेशेंट को लिफ्ट में उतार के अपने गाड़ी में भी लाओ तो ये कम से कम 8-10 मिनट का तो टाइम कम से कम मिनिमम हॉस्पिटल तक पहुंचने के तक चला जाएगा, शायद उससे भी ज़्यादा। उस पीरियड में अगर पूरा हार्ट टोटल बंद होगा, आप हॉस्पिटल में आए, रिससिटेट किया, हार्ट चालू हो गया, शायद आपने हार्ट का इलाज चालू कर दिया है और फिर बाद में पेशेंट वेंटिलेटर पे है, शायद रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट भी उसके बाद में कम होने लगी है, कभी कभी किडनी भी काम करने लगती है, वो ट्यूब से समझो हफ्ता 15 दिन के बाद में ट्यूब से खाना भी टिक रहा है। अब यही बोलोगे पेशेंट की किडनी चालू हो गई है, पेशेंट का अभी तो फेफड़े भी थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन भी खुद का आ रहा है, हार्ट तो अच्छा पंपिंग कर रहा है, फिर अभी तक पेशेंट होश में क्यों नहीं आया? मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि दिमाग को इवन थोड़े टाइम के लिए कम से 4-5 मिनट से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दिमाग काम नहीं करता है और वो डैमेज काफ़ी बार उसमें से काफ़ी चीज़ों का डैमेज परमानेंट हो जाता है, तो अच्छी तरह से पेशेंट वापस खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो ये पेशेंट में CPR करना आपको आना चाहिए। CPR कहाँ पे करोगे? जहाँ पे पेशेंट बेहोश हुआ है, जहाँ पे उसकी पल्स नहीं लग रही है। आजकल तो सबके घर में पल्स ऑक्सीमीटर रहते ही है, तो आप पल्स उससे भी देख सकते हो, और पल्स नहीं लग रही है तो CPR शुरू करते पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करो। तो CPR कैसे करना है देखिए। CPR के बारे में आपको सूरत के फेमस एनेस्थेलॉजिस्ट और CPR ट्रेनर डॉक्टर हर्षा बुत्रा बताएगी। पेशेंट को हाथ लगा के पूछना है, भैया आप ठीक हो? सांस नहीं चल रही है तो इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिव करना है, यानी 108 पे फोन करना है। अगर घर में कोई और हो तो आप उसे कहिए कि आप जाके 108 पे फोन कीजिए। कोई नहीं है, आपके पास फोन है तो फोन लगाइए 108 पे। अगर आपके पास में फोन नहीं है तो पहले जाके 108 पे फोन लगाइए। किसी को भी आप इन्फॉर्म कीजिए कि यहाँ पे एक पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चेस्ट कंप्रेशंस। आपको दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखना है, हाथों की हथेली पे, ये जो पार्ट होता है इसको एक दूसरे में लॉक करेंगे। ये एल्बोज है, इसको आपको स्ट्रेट रखना है और पेशेंट को CPR देना है। पेशेंट को CPR आपको चेस्ट के बीचों बीच, ये जो छाती होती है इसके बीच में, जहाँ पे स्तन होते हैं वो वाले पार्ट के बीच में, जहाँ पे हड्डी है वहां पे देना है। इसको आप पकड़ोगे, कमर सीधी रखोगे, पेशेंट को नीचे फर्म सरफेस पे लेटाओगे, घुटनों के बल आके हाथ स्ट्रेट रख के हथेली को चेस्ट के बीचों बीच रख के आपको CPR देना है। ध्यान रखिए जो आपकी कोहनी है वो मुड़नी नहीं चाहिए, आपका सारा प्रेशर जो है
वो आपके शोल्डर से नीचे जाना चाहिए, यानी हिप से शोल्डर पे जाएगा और नीचे जाएगा। और एकदम फास्ट चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं आपको। 1 मिनट में 100 तक के चेस्ट कंप्रेशंस आने चाहिए। 2 मिनट का साइकिल रहेगा, आपको 30 चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं और उसके बाद में 2 ब्रेथ देने हैं। अगर आपको पेशेंट को ब्रीदिंग करवाते नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पर चेस्ट कंप्रेशन शुरू रखना है। आज शुरू रखना है जब तक कोई ईएमएस का आदमी यानी कोई डॉक्टर या कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं आ जाता या पेशेंट की सांसें वापस नहीं आ जाती। इसके साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है एईडी यानी ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर। ये आजकल मॉल्स में, इमरजेंसी सर्विसेज में और काफी सारे जगहों पे अवेलेबल होता है। अगर आपको एईडी मिलता है तो आपको एईडी लाने तक के चेस्ट कंप्रेशन शुरू रखने हैं। उसके बाद एईडी के पैड्स उस पर लिखा रहता है। एईडी के पैड्स एक छाती के इस तरफ और एक छाती के इस तरफ लगाना है, उसको 4। उसके बाद वो शॉक देगा, जैसे ही वो शॉक देगा उसके बाद फिर से आपको चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं। दोस्तों, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स सब बदली हो सकते हैं, सबका ट्रांसप्लांट होता है। ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं होता। टाइम इज़ ब्रेन। ब्रेन की बीमारियों में आप टाइम बिगाड़ के नहीं चलता। थैंक यू।